साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। अगर हम अधिगम के सिद्धांतों में बात करते हैं साथियों, जैसे थार्नडाइक का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, हल का सिद्धांत है, इसी प्रकार से हम देखें टोलमैन का सिद्धांत है, बांडुरा का सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत हैं। इस प्रकार अधिगम के बहुत से सिद्धांत हैं। कुछ व्यवहारवादियों ने दिए हैं तो कुछ संज्ञानवादियों ने दिए। एक एक सिद्धांत के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं जो अधिगम का सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसी प्रकार से एक एक सिद्धांत के कई नाम हैं, तो आपको सभी नाम याद भी करने हैं, रटने नहीं, समझने हैं। इसी का दूसरा नाम होता है, जैसे इंग्लिश शब्द देखते हैं, एशआर थ्योरी। और साथियों, इसी का अगर हम नाम देखते हैं तो इसे ही कहा जाता है, अगर आप देखेंगे, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे ही कह दिया जाता है प्रयास व भूल का सिद्धांत। बात वही है। इसे ही साथियों कह दिया जाता है बंध का सिद्धांत। इसे ही साथियों कह दिया जाता है आपका संयोजनवादी सिद्धांत, या इसे ही कह दिया जाता है संबंधवादी सिद्धांत। ये कुछ इस प्रकार से नाम है साथियों। ये नाम आपको रटने नहीं है, समझने हैं। पहले तो आप थोड़ा डायरेक्शन समझे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे इनमें दे दिया एसआर थ्योरी किसने दी है, यानी इसके प्रतिपादक का नाम पूछा जाएगा, इसके प्रतिपादक कौन है, ठीक है ना। फिर इसमें पूछा जाता है उसने किस जानवर के ऊपर प्रयोग किए। आपको हर अधिगम का सिद्धांत इसी एंगल से पढ़ना है। फिर उसके एक्सपेरिमेंट में से अगर उसने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं तो उन वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है इस सिद्धांत की, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एजुकेशन में, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, शैक्षिक महत्व में से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। चलो अपना आते हैं। तो इस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था साथियों, व्यवहारवादी थे थार्नडाइक। और थार्नडाइक आपको मालूम है कि थार्नडाइक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। थार्नडाइक ने दिया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और साथियों, इसने जो प्रयोग किया वो किस जानवर पे किया, इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। किस पर किया, बिल्ली पर। बिल्ली का प्रयोग किया है, वो अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे क्या था प्रयोग। और उस प्रयोग से आपको ये सारे अधिगम के जो नियम है ना, इसके सिद्धांत के जितने भी नाम हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे। इसको प्रयोग को दोहराने से पहले आपको ये दो वर्ड समझने पड़ेंगे। उद्दीपक क्या होता है, वातावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु जो प्राणी का ध्यान आकर्षित करे और प्राणी को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करे, यानी इसमें प्राणी से अनुक्रिया करवाने की, रेस्पॉन्स करवाने की क्षमता होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहूं कि आप रोड पे जा रहे हो, अचानक किसी गाड़ी का टायर फट जाता है, तेज आवाज होती है, आपका ध्यान तुरंत उस साइड में, आपका चेहरा पलट जाता है, आपकी नजरें उसी साइड में चले जाते हैं जिस साइड में से ध्वनि आ रही है। तो यहां तेज जो साउंड हुआ है ना, वो उद्दीपक का कार्य किया है, आपका ध्यान खींचा है। और जैसे ही आपने उस साइड में आपकी नजर गई है, यह आपकी प्रतिक्रिया है। या हो सकता है कि आप उससे घबरा जाएं, अचानक से चौंक जाएं। ये चौंकना आपकी प्रतिक्रिया है, पर आप क्यों चौंके, जिस वजह से चौंके, वो उद्दीपक है। तो ये कोई भी वर्ड्स हो सकती है, कोई समस्या हो सकता है, कोई प्रश्न हो सकता है, जो व्यक्ति को रेस्पॉन्स करने के लिए तैयार करे।
तो उद्दीपक इंग्लिश शब्द होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस इसलिए उसका एस उठा लिया, स्टिमुलस। रेस्पॉन्स अनुक्रिया, अनुक्रिया इंग्लिश में है रेस्पॉन्स, इसलिए एस आर। यहां पर ये क्या कहता है, देखिए थार्नडाइक क्या कहता है, पहले उद्दीपक होगा तब रेस्पॉन्स होगा, अगर उद्दीपक ही नहीं होता तो रेस्पॉन्स नहीं होता। अर्थात अनुक्रिया प्राणी ने तभी की है जब उद्दीपक था। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि तेज आवाज में टायर का फटना, ये तेज आवाज नहीं होती तो उस साइड में आपकी नजर भी नहीं जाती या आप चौंकते भी नहीं। चलो इनको आगे बात करेंगे, मैं इस पहले इसके प्रयोग पे आता हूं, फिर ये सारे नाम आएंगे। देखिए इन्होंने प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया। साथियों क्या किया, एक बिल्ली को, चलो इधर लिख देता हूं, ये दिखाई तो दे रहा ना यहां तक आराम से। तो यहां देखते हैं अपन, तो एक बिल्ली को पिंजरे में बंद किया। पिंजरे में जैसे ही बंद किया एक बिल्ली को, तो यहां पर अपन देखते हैं कि बिल्ली है अंदर, यहां पर बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा जाता है। जैसे ही बिल्ली इसके अंदर, भूखी बिल्ली कैसी है, भूखी है, और यहां मछली का टुकड़ा है। जैसे ही मछली का टुकड़ा बिल्ली को दिखाई देते हैं, बिल्ली उछल कूद करने लगती है और कभी पंजा इधर मारती है, कभी इधर मारती है, कभी इधर मारती है, कभी इधर मारती है, लेकिन पिंजरा नहीं खुलता है। एक बार संयोगवश उसके यहां पर, जहां यह एक पेंडुलम था, उस पर जैसे वो पंजा मारती है, यहां से पिंजरा खुल जाता, ओपन हो जाता है और बिल्ली बाहर आकर इसे, मछली को खा लेती है। अगली बार फिर बिल्ली को इसके अंदर बंद किया जाता है और फिर मछली का टुकड़ा लेके आया जाता, मछली लाई जाती है, बिल्ली फिर प्रयास करती है, फिर कुछ समय बाद में वह उसे खा लेती है। अब अगर अपन देखते हैं थोड़ी देर में कि साथियों, हर बार इस प्रकार थार्नडाइक ने कई बार बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया और बिल्ली निकलकर इसको खा लेती थी। थार्नडाइक क्या देखता है, पहली बार बिल्ली ने ज्यादा गलतियां की, दूसरी बार कम गलतियां की, तीसरी बार उससे भी कम गलतियां की, चौथी बार उससे भी कम गलतियां की, और एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली ने कोई गलती नहीं की। जैसे ही पिंजरे के अंदर उसे बंद किया गया और जैसे ही उसके सामने मछली लाई गई, बिल्ली ने बिना कोई गलती किए सीधे यहां पंजा मारा और इसको ओपन करके खा लिया। जिस दिन बिल्ली ने कोई भी गलती नहीं की, एक ही प्रयास में उस पिंजरे को खोल दिया, उस दिन हमने ये मान लिया कि बिल्ली पिंजरा खोलना सीख गई है। इससे पहले हमने क्यों नहीं माना कि बिल्ली ने पिंजरा खोलना सीख गई है? भाई पिंजरा तो पहले भी खोला उसने, लेकिन खोलने से पहले उससे बहुत सी गलतियां हो रही थी। अब की बार उससे कोई गलती नहीं हुई। उसने जो भी प्रयास किया वो कैसा था, सफल प्रयास था। जिस दिन उसने सफल प्रयास किया और कोई गलती नहीं की, उस दिन हमने ये मान लिया कि बिल्ली पिंजरा खोलना सीख गई। अब देखिए, वापस इस पे आता हूं साथियों। बिल्ली ने क्या किए, प्रयास किए, प्रयत्न किए, किसको, पिंजरे को खोलने को, लेकिन पिंजरा नहीं खुला। बहुत सी गलतियां हुई, तो गलतियां की थी, उसकी त्रुटि थी, गलत तरीके से वो पिंजरे को खोलने का प्रयास कर रही थी, इसलिए वो गलतियां, प्रयास कर रही थी, त्रुटि हो रही थी, यानी प्रयास कर रही थी, उससे भूल हो रही थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन उससे खुल गया संयोगवश, अगली बार उससे फिर कम गलतियां हुई। एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन उससे कोई गलती नहीं हुई, सीधा उसने सही तरीके से वांछित अनुक्रिया की, सही अनुक्रिया की, जो हम चाहते थे। तो देखिए, ये वांछित अनुक्रिया और ये उद्दीपक। अब वांछित, जैसे उद्दीपक दिखाई दिया, उसने वांछित अनुक्रिया की और पिंजरा खोलकर उद्दीपक को खा लिया, मछली के टुकड़े को खा लिया। अब किसमें बॉन्ड बन गया, जैसे ही हम अगली बार फिर मछली लेके आते हैं, बिल्ली फिर केवल सही अनुक्रिया करती है और उसको खोलकर खा लेती है। अब संबंध किसमें बन गया है, इस उद्दीपक में और इस वांछित अनुक्रिया में। जैसे वो मछली को देखती है, वांछित अनुक्रिया करती है। तो इस प्रकार से इसे देखिए साथियों, बॉन्ड बन गया, इंग्लिश शब्द बॉन्ड।
बॉन्ड को हिंदी में बंध भी बोल देते हैं, संबंध भी बोल देते हैं, इसलिए इसे बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि वांछित उद्दीपक एवं वांछित अनुक्रिया के मध्य संबंध को कहा जाता है अभिप्रेरणा, अधिगम, मूल प्रवृत्ति। तो उसका आंसर क्या बनेगा साथियों? उद्दीपक और वांछित अनुक्रिया के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या कहा जाता है? अधिगम। क्यों? जैसे ही उद्दीपक आया, मछली का टुकड़ा आया, बिल्ली ने सही अनुक्रिया की, तब हमने क्या कहा? पिंजरा खोलना सीख गई। तो इस प्रकार से साथियों इसे बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इसे ही साथियों कनेक्शन हो गया, कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म यानी संयोजन, इनके बीच में क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। किसके? उद्दीपक के बीच में और वांछित अनुक्रिया के मध्य। लेकिन ये वांछित अनुक्रिया बिल्ली ने डायरेक्ट नहीं सीखी, इससे पहले इसने क्या की है? बहुत सी गलतियां की हैं। इसलिए बिल्ली यहां क्या कर रही है? गलतियों करके फिर सीख रही है, इसलिए इसे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब साथियों आते हैं, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो इसके शैक्षिक महत्व के ऊपर आते हैं, जहां से सबसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका शैक्षिक महत्व, शिक्षा जगत में इसका क्या महत्व है? देखिए साथियों, हम इस अधिगम सिद्धांत का, जिसके प्रतिपादक थार्नडाइक हैं, इसका शैक्षिक महत्व देख रहे हैं। शैक्षिक महत्व ये तभी व्यक्ति को समझ में आता है जब ये पूरा सिद्धांत समझ में आ जाता है, वही बच्चा कर पाता है। देखिए अब सबसे पहले लेके आते हैं, आप ये बताइए, आपसे पूछता हूं, छोटे बच्चे सीखते समय ज्यादा गलतियां करते हैं या बड़े व्यक्ति ज्यादा गलतियां करते हैं? तो निश्चित तौर पे मैं समझ सकता हूं तुम्हारा उत्तर होगा छोटे बच्चे। तो यह सिद्धांत छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा उपयोगी। ऐसा नहीं कि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी है, लेकिन उतना उपयोगी नहीं है जितना कि छोटी बच्चे कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब देखिए, इस सिद्धांत के द्वारा बालक क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए अगर आ जाए, अभ्यास के द्वारा सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? अभ्यास के द्वारा सीखने पर बल देता है, अभ्यास क्या होता है साथियों? एक ही कार्य को बार बार करना। अभ्यास में हमेशा क्या होंगी? व्यक्ति प्रयास करेगा, त्रुटि होगी, फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटि होगी, फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटि होगी। इसलिए ट्रायल एंड एरर पे आधारित होता है अभ्यास। क्योंकि वो एरर क्यों करता है? क्योंकि उसे सही तरीके से वह कार्य करना नहीं आता है, इस वजह से। तो अभ्यास के द्वारा सीखने, सीधा प्रश्न आ जाए, अभ्यास के द्वारा सीखने पर अधिगम का कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो साथियों उसका आंसर बनेगा आपका थार्नडाइक का, यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अभी देखिए, एक शिक्षण सूत्र होता है बेटा, आपको विधाऊंगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। यह करके सीखने पे बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। अब देखिए, आपको ये लगेगा करके सीखने पे बल कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बिल्ली का एक्सपेरिमेंट बताया था। बिल्ली क्या कर रही है? बार बार कोशिश कर रही है। किसकी कोशिश कर रही है? पिंजरे को खोलने की। तो बिल्ली कैसे सीखी पिंजरे को खोलना? बार बार उसने किया, बार बार उसने कोशिश की, तब जाकर उसे पिंजरा खोलना आया। तो आप मान सकते हो ये क्या कह रहे हैं? ये भी कहता है कि बच्चों को करके सीखने, बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करो जिससे बच्चा उसको करके सीखे। अब करके सीखने पे बल दे रही है, तो निश्चित तौर पे यह अधिगम का सिद्धांत हस्तशिल्प की शिक्षा पर भी बल देता है।
हस्तशिल्प की शिक्षा पर भी बल देता है। अब यही देखते हैं साथियों, तो आप देखेंगे इस सिद्धांत में, ये सिद्धांत क्या कहता है, भाई हमसे जो गलतियां होती हैं, गलतियों से भी लाभ उठाने की बात कहता है। बात कहता है गलतियों से कैसे लाभ लेंगे भाई हम, वो बताते हैं। एक उदाहरण से आप समझे, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया और उससे पूछा गया कि आप ये बताइए कि बल्ब कैसे बनता है। तो एडिसन साहब ने कहा कि बल्ब तो हो सकता है कोई व्यक्ति और भी तरीके से बना दे, पर मैं दावा करता हूं इन 1000 तरीके से कोई व्यक्ति बल्ब नहीं बना सकता। इसका अर्थ क्या हुआ, एडिसन साहब ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग को लिखा, बल्ब नहीं बना तो उसके सामने क्रॉस लगा दिया। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उससे नहीं बना तो उसके सामने क्रॉस लगा दिया। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया और जो एक्सपेरिमेंट असफल होता जाता था उसके सामने क्रॉस लगाते थे, अर्थात वो ये समझते थे कि भविष्य में दोबारा इसे रिपीट नहीं करना है। तो एक बार जो गलती होगी उस गलती की दोबारा पुनरावृत्ति न हो। तो गलतियों से लाभ उठाने की बात कौन कहता है, अधिगम का सिद्धांत। तो साथियों आएगा आपका थार्नडाइक का सिद्धांत। अब देखिए साथियों, यही अधिगम का सिद्धांत क्या कहता है, यह अधिगम का सिद्धांत आशावादी दृष्टिकोण का बनाता है बच्चे को, आशावादी दृष्टिकोण का। आप कहोगे सब आशावादी दृष्टिकोण का कैसे बनाएगा, दृष्टिकोण का बनाता है, किसको, स्टूडेंट को। देखिए अगर आपने अच्छे से उसको एक्सपेरिमेंट को देखा होगा बिल्ली वाले को, तो देखिए बिल्ली मछली का टुकड़ा जैसे उद्दीपक उसके सामने प्रस्तुत होता है, बिल्ली उछल कूद करती है, पहला प्रयास करती है नहीं खुलता है, दूसरा प्रयास करती नहीं खुलती है, तीसरा प्रयास करती है नहीं खुलता है पिंजरा, बार बार प्रयास कर रही है नहीं खुल रहा है, लेकिन वह अपने प्रयासों को रोक नहीं रही है। हर प्रयास के बाद में उसे लगता है मैं खोल दूंगी, मैं खोल दूंगी, अर्थात उसका दृष्टिकोण, उसका विजन नकारात्मक नहीं है, निराशावादी नहीं है, सकारात्मक है, आशावादी है। इसलिए वो क्या कह रही है, बार बार मैं खोल दूंगी, अर्थात प्रयास कर रही है। तो यहां जब बच्चे को हम करके सीखने पर आधारित कार्यक्रम देंगे तो बालक गलतियां करेगा, लेकिन उसके मन में उमंग ये रहेगी मैं कर दूंगा इसको। इस प्रकार बालक को आशावादी दृष्टिकोण का बनाता है ये सिद्धांत। अगला क्या है, इसी को ये सिद्धांत और क्या करता है साथियों, बालक के कॉन्फिडेंस को यानी आत्मनिर्भर बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, बालक को आत्मनिर्भर बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। आपको लगेगा आत्मनिर्भर कैसे, यहां देखिए बिल्ली पिंजरे को खुद खोल रही है, कोई और खोलने की कोशिश कर रहा है, उसके कोई हेल्प कर रहा है, कोई इसका सहयोग नहीं कर रहा है, बिल्ली खुद कर रही है उस कार्य को, तो वह सेल्फ डिपेंड हो रही है। तो जब हम बालक को करके सीखने पर आधारित शिक्षा देंगे, बालक को ऐसे अवसर देंगे जिसमें वो कर करके सीखे, तो बालक के अंदर आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न होगा। इसी प्रकार साथियों आगे हम देखते हैं, एक इसमें ही बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। बिल्ली भी जैसे उस कार्य को कर देती है, पिंजरा खोल देती है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाती है, अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने लग जाती है। तो बालक खुद करके सीखेगा तो उसका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बढ़ाता है। और मैंने हस्तशिल्प की बात की थी साथियों, तो उसके आधार पर कहा जाए, कई बार आ जाता है कि जो मंदबुद्धि बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं और पिछड़े बालक हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं, पिछड़े बालकों के लिए यह अधिगम का सिद्धांत बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि ऐसे बालकों को हम क्या करते हैं, हस्तशिल्प की कोई शिक्षा दे देते हैं, हमें पता है वो बालक इतने कुशाग्र बुद्धि के नहीं होते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उनको हमें क्या करना है, वो जीवन में किसी के ऊपर भार न बने,
तो उनको हम कुछ हस्तशिल्प की, जैसे दरी बनाना, कुर्सी बनाना, कुछ और आइटम बनाना, वो बार बार उन बच्चे से वो करवाते हैं, तो उसको उसमें वो पारंगत हो जाते हैं और उन सामान को बनाकर वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन बालकों को, मंदबुद्धि बालक या पिछड़े बालकों के लिए यह अधिगम का सिद्धांत बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये किस पे बल देता है? अभ्यास पे बल देता है, बार बार किया जाता है। तो इस वजह से साथियों, यह अधिगम का सिद्धांत था आपका थांडाई का। अगला सिद्धांत अपन पढ़ेंगे वाटसन का, जो कि आपको पता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसमें वाटसन ने भी दिया है, पर उसके प्रतिपादक हैं, आपको पता है, पावलोव साहब। वाटसन ने भी उसके ऊपर प्रयोग किया है, लेकिन प्रतिपादक कौन है? पावलोव।